So today we are gonna start with order वन। तो ऑर्डर वन क्या बोलता है? फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर वन टॉक्स अबाउट पार्टीज टू द सूट। ठीक है, तो कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? एक होता है प्लेंटिफ, एक होती है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ठीक है, अब ये समझो कि नेसेसरी पार्टीज और प्रॉपर पार्टीज में क्या डिफरेंस है। एक पार्टी होती है नेसेसरी पार्टी, एक होती है प्रॉपर पार्टी। तो नेसेसरी पार्टी क्या होती है? जो कि नेसेसरी है टू कॉन्स्टिट्यूट अ लॉ सूट, जिनके बिना लॉ सूट में, अब मान लो ये प्रॉपर्टी है, इसके 4 ओनर्स हैं, ए बी सी डी। अब इन चारों को हम नेसेसरी पार्टीज बोल सकते हैं, क्योंकि अब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है कि प्रॉपर्टी के हिस्से होने चाहिए। अब कोर्ट क्या, इनमें से कोई भी एब्सेंट होगा, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, कितने भी कोर्ट समन इनको पहुंचा रही है और वो एब्सेंट हुआ, तो क्या प्रॉपर्टी ए और बी अगर कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुए तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ 2 जनों में डिवाइड कर देगी क्या? डी और सी अगर प्रेजेंट नहीं हुए कोर्ट के सामने तो उन एक्स पार्टे सुन सकती है क्या? उनके बिना हेयरिंग हो सकती है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर्टी को सिर्फ 2 जनों में ही डिवाइड हो जाए ऐसे तो नहीं कर सकते ना, किसी का हक नहीं मार सकती कोर्ट। मान लो डी अब्रॉड है, आ नहीं सकता, वो उसके पास समन्स नहीं पहुंच रहे, फिर बिना इन दोनों के थोड़ा ना कोर्ट डिसीजन दे सकती है। तो उस केस में जो केस होता है वो डिसमिस हो जाता है, अगर नेसेसरी पार्टीज कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो वो कंपलसरी प्रेजेंस होता है। अब मान लो आपको भिंडी की सब्जी बनानी है, तो अब आपके पास भिंडी ही नहीं है, तो क्या आप बना सकते हो क्या? भिंडी के बिना भिंडी की सब्जी कैसे बनेगी? पर हाँ, आपके पास प्याज टमाटर कुछ नहीं है, तब भी तो आप मसाला भर के बना सकते हो ना। तो भिंडी और मसाले आपके पास हैं तो उससे बन जाएगी ना, तो वो नेसेसरी पार्टीज हो गई। अब प्रॉपर पार्टीज कौन हो गई? प्याज टमाटर, वो प्रॉपर पार्टीज हो गए, है ना, उनके बिना भी सब्जी बन सकती है। तो अब प्रॉपर पार्टी इस केस में कौन होगी? अगर इस प्रॉपर्टी पे कोई टेनेंट रह रहा है, कोई भी टेनेंट रह रहा है अगर इस पार्टी पे, तो वो क्या हो गई? प्रॉपर पार्टी हो गई। अगर कोर्ट में उनका प्रेजेंस बेनिफिशियल होगा पर नेसेसरी नहीं होगा, हो सकता है टेनेंट भी कुछ विटनेस बन के या कुछ एविडेंस पेश कर दे कि हाँ भैया मेरी तो डील सारी ए और बी से ही हुई थी और ए और बी ही इस प्रॉपर्टी का मतलब हकदार हो सकते हैं, क्योंकि हमारा सारी डीलिंग इनसे ही हुई। तो ऐसे करके इनका प्रेजेंस बेनिफिशियल हो सकता है पर नेसेसरी नहीं हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना कोर्ट इन्हें भी बोलेगी कि आप अपीयर होइए, बोल सकती है, एज अ विटनेस समन दे सकती है, बट अगर ये प्रेजेंट नहीं भी हुए तब भी इन एक्स पार्टे कोर्ट केस हेयर कर सकती है, इनकी इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हो गई नेसेसरी पार्टीज एंड प्रॉपर पार्टीज। अगर प्रॉपर पार्टीज कोर्ट में प्रेजेंट नहीं भी हुए तो सूट डिसमिस नहीं होता है, बट नेसेसरी पार्टी अगर प्रेजेंट नहीं हुई तो सूट डिसमिस हो जाता है। नाउ अब हमें समझना है जॉइंडर्स, नॉन जॉइंडर्स और मिस जॉइंडर्स क्या होते हैं। जॉइंडर्स, नॉन जॉइंडर्स एंड मिस जॉइंडर्स, ये क्या होते हैं? तो बेसिक टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है, बस उसका ही मीनिंग हमें जानना है अभी कि जॉइंडर्स क्या होते हैं। कि अगर एक कॉज ऑफ एक्शन है, मान लो कि ए ने बी और सी के साथ असॉल्ट किया,
है ना। बी और सी के पीछे पीछे भाग भाग के पकड़ पकड़ के मारा दोनों को। तो अब ये क्या अलग अलग कोर्ट के पास जाएंगे, क्या ये साथ में एप्लीकेशन एक बनाएंगे। तो यहाँ आता है जॉइंडर्स का कॉन्सेप्ट कि ये दोनों साथ में एक कोर्ट के पास लेके जा सकते हैं अपना प्लेंट। तो उन्हें बोलते हैं, जब दो प्लेंटिव्स साथ में एक ही कॉज ऑफ एक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि एक ही सेम ट्रांजैक्शन से आ रहा हो या सीरीज ऑफ एक्ट से आ रहा हो, तो वो सेवरली जॉइंट हो सकते हैं, है ना। अगर उनका कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो वो जॉइंडर हो सकते हैं, वो एक साथ सूट फाइल कर सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं जॉइंडर ऑफ पार्टीज। अब इसमें कौन हो सकता है, डिफेंडेंट भी जॉइंडर हो सकता है, प्लेंटिव भी जॉइंडर हो सकता है। अगर बहुत सारे डिफेंडेंट्स इन्वॉल्व हो, एक ही पर्सन के साथ बहुत सारे लोगों ने सेम कॉज ऑफ एक्शन में बुरा किया हो, सेम ट्रांजैक्शन में बुरा किया हो। अब मान लो ए ने कोई घर परचेज किया, है ना, सोसाइटी में। तो इस सोसाइटी में एक घर परचेज किया उसने, तो उसने एक इंस्टॉलमेंट दी 10 लाख की बी को, क्योंकि बी वहाँ पर एम्प्लॉई है, उस सोसाइटी का जो एम्प्लॉई है उसको। फिर एक सी को भी दिया 10 लाख, क्या आप मेरी तरफ से 10 लाख रुपए जमा कर लीजिए। फिर एक डी को दिया, पर प्रॉपर्टी अभी भी ए के नाम नहीं हुई। जो भी उस प्रोजेक्ट का, जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका जो भी हेड है, उसने पोजेशन दिया ही नहीं, ठीक है। अब उसने 3 जनों को पेमेंट दे दी ऑलरेडी अपने प्रॉपर्टी की, तो ये तीनों यहाँ डिफेंडेंट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट। अब जॉइंडर हो गया, उसका ही ऑपोजिट होता है नॉन जॉइंडर्स। नॉन जॉइंडर क्या होते हैं कि अगर कोई भी सूट में किसी पर्सन ने अगर ज्वाइन नहीं किया है, कोई सूट है उसमें उन्हें इंक्लूड ही नहीं किया है। अब ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो टेनेंट क्या हो गया, टेनेंट को इंक्लूड नहीं किया, टेनेंट क्या हो गया, नॉन जॉइंडर हो गया। पर हाँ, अब ए बी सी डी अगर तीनों इस प्रॉपर्टी के ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं, तो ए बी सी डी तीनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये नेसेसरी पार्टी है। अगर नेसेसरी पार्टी में से एक पर्सन नहीं ज्वाइन हुआ हो, नॉन जॉइंडर हो, तब सूट डिसमिस हो सकता है। पर अगर इस पे कोई टेनेंट रह रहा है या कोई लेसी है, लीज पे दिया हुआ है तो कोई लेसी है और वो रह रहा है और उसको इन्वॉल्व नहीं किया है, तो उसके बिना भी केस चलता रहेगा। तो नॉन जॉइंडर का यही कॉन्सेप्ट है। नेसेसरी पार्टी के केस में डिसमिस हो जाएगा अगर उन्होंने नॉन जॉइंडर हैं, अगर नेसेसरी पार्टी नहीं ज्वाइन नहीं की है, सूट में पार्ट नहीं है, या फिर अगर प्रॉपर पार्टी है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, नॉन जॉइंडर है, तो फिर तब कंटिन्यूड रहेगा। अब आते हैं मिस जॉइंडर्स, जिन्होंने गलती से सूट में जिन्हें ऐड कर लिया गया है, उनका कोई रिलीफ बनता भी नहीं है, वो कोई क्लेम कर भी नहीं रहे हैं, बट उन्हें बस मल्टीपल प्लेंटिव्स थे तो वो भी एक ऐड हो गए, तो ये क्या हो गया, मिस जॉइंडर हो गया। या फिर वो गलत, मतलब एक, मान लो आपने एक ऑर्डर किया मिंत्रा से, एक आपने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया मिंत्रा से, और एट द सेम टाइम आपकी फ्रेंड ने किया अमेज़ॉन से, आप दोनों की पार्सल्स नहीं आए, तो क्या ये सेम ट्रांजैक्शन हुआ, क्या सेम ट्रांजैक्शन नहीं हुआ ना। आपने अलग ऑर्डर किया, आपकी फ्रेंड ने अलग ऑर्डर किया, तो सेम ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं हुआ, तो ये जॉइंडर हो ही नहीं सकते। अगर फिर भी ये ज्वाइन हो गई आपके साथ मिलके कि मैं भी साथ में कंप्लेन करने चलूँगी प्लेंटिफ बन के, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो मिस जॉइंडर होगा, है ना, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन से नहीं आ रही है वो। बट हाँ, आपने ऑर्डर किया मिंत्रा से और आपकी फ्रेंड ने भी आपको
पैसे दे दिए कि मेरे लिए भी ये ऑर्डर कर देना, साथ में ऑर्डर कर देना क्योंकि डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो अब दोनों का ही ऑर्डर नहीं आया, तो तब आप दोनों इंक्लूड होके ज्वाइन होके जा सकते हो। तो हाँ, तब जा सकते हो क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है और सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तब हो सकता है। बट डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है या ट्रांजैक्शन है तब नहीं जा सकते, तो वो मिसजॉइंडर हो जाएगा। अब मूविंग ऑन टू द रूल्स। रूल 1 क्या बोलता है? हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ? ऑल पर्सन्स मे बी जॉइंड इन वन सूट एज अ प्लेंटिफ। अब ये वही जॉइंडर की बात कर रहा है कि कौन कौन लोग जॉइंडर बन सकते हैं। तो सारे पर्सन्स ज्वाइन कर सकते हैं एक ही सूट को एज प्लेंटिफ व्हेन एनी राइट और रिलीफ in respect of or arising out of the same act or transaction। अगर एक ही एक्ट और ट्रांजैक्शन से आपका कोई रिलीफ डिराइव हो रहा है, राइट डिराइव हो रहा है, जैसे आपका और आपकी फ्रेंड ने दोनों ने मिंत्रा से ऑर्डर किया, तो आप दोनों का सेम ट्रांजैक्शन से आपका राइट डिराइव हो रहा है ना, दोनों को ही नहीं मिला अपना हक। तो सेम ट्रांजैक्शन से या सेम सीरीज ऑफ एक्ट से आपका कोई राइट डिराइव हो रहा है, आपका या किसी और पर्सन का भी, या तो जॉइंटली या फिर इंडिविजुअली। या तो आपका जॉइंटली कोई राइट डिराइव हो रहा है या फिर इंडिविजुअली कोई राइट डिराइव हो रहा है सेम ट्रांजैक्शन से। इफ सच पर्सन्स ब्रॉट सेपरेट सूट, अगर उन दोनों ने अलग अलग सूट फाइल कर दिया, मान लो एक ने अलग सूट फाइल किया, एक ने अलग सूट फाइल किया सेम ट्रांजैक्शन का, आप दोनों ने मिंत्रा से ऑर्डर किया, सेम ट्रांजैक्शन में आप दोनों ने ऑर्डर किया और आप दोनों अलग अलग सूट फाइल कर दिया, फिर क्या होगा? कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है और फैक्ट है, तो तब क्या होगा? पार्टीज ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, कब कब हो सकती हैं? या तो सेम सेपरेट सूट फाइल किया हो आप दोनों ने, तब हो सकती है ज्वाइन, या फिर आपका सिंगल ट्रांजैक्शन में राइट डिराइव हो रहा है, सिंगल ट्रांजैक्शन से सेम राइट डिराइव हो रहा है अगर, तो तब आप किसी भी पर्सन के साथ जिसके साथ राइट डिराइव हो रहा है आपका, उसके साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बोलता है हमारा रूल 1। देन पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। अब ये क्या बोलता है? ठीक है, पहले इसको छोड़ते हैं, थर्ड वाला देखते हैं क्योंकि वो सिमिलर है। तो अब ये तो हो गया प्लेंटिफ की बात कि प्लेंटिफ जॉइंट हो सकते हैं। अब डिफेंडेंट कैसे जॉइन होंगे? सेम चीज़ पर डिफेंडेंट पे एप्लीकेबल होगी। ऑल पर्सन में बी जॉइंट इन वन सूट एज डिफेंडेंट। सारे पर्सन डिफेंडेंट बन सकते हैं अगर उनका राइट या रिलीफ, या तो उनका रिलीफ या राइट सेम एक्ट से, सेम ट्रांजैक्शन से डिराइव हो रहा है अगेंस्ट सच पर्सन, वेदर जॉइंटली, सेवरली, या तो जॉइंटली या इंडिविजुअली, तब वो जॉइंट हो सकते हैं। अब अपन ने वो वाला एग्जाम्पल देखा था कि इसने प्रॉपर्टी के लिए पे किया था ABC को, तो ये सेम कॉज ऑफ एक्शन में, सेम ट्रांजैक्शन में तीनों आ रहे हैं ना, है ना। इनका रिलीफ जो है या राइट है वो अगेंस्ट सेम पर्सन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये भी जॉइंट हो जाएंगे। या फिर कोई सेपरेट सूट ब्रॉट हुआ अगेंस्ट सच पर्सन। अब मान लो आप अलग अलग सूट फाइल कर दिया सबके लिए, सबके अगेंस्ट अलग अलग सूट फाइल कर दिया, तो तब भी वो जॉइंट हो जाएंगे क्या? हाँ, तब भी वो जॉइंट हो जाएंगे क्योंकि उस सूट में सेम लॉ, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है एंड फैक्ट्स हैं। तो यही बोल रहा है हमारा सेक्शन 3। अब सेक्शन 2 पे आते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ ज्वाइन हुआ है तो
अब मान लो बहुत सारे प्लेंटिव्स इन्वॉल्व थे, ABCD, इन्हें जॉइंट कर दिया है ना, क्योंकि सेम कॉज ऑफ एक्शन था, सेम ट्रांजैक्शन था और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी सेम था। पर किसी कोई ऐसी सिचुएशन है, एक जैसे बी है, उसके साथ कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो डिले हो सकता है उसका ट्रायल, है ना, उसके कुछ फैक्ट्स में या कुछ कॉम्प्लिकेशन है ऐसा कि वो ट्रायल डिले हो सकता है अगर उसे जॉइंट करेंगे तो ये प्लेंटिफ को, जो बाकी सारे प्लेंटिफ है ना, कोर्ट ने चॉइस देगा कि या तो आप डिसाइड करो, अगर आपको करना है तो आप तीनों जॉइंट हो जाओ और बी को हटा दो, बी का अलग से केस चल सकता है, या फिर कोर्ट ही सेपरेट ट्रायल का, बी के लिए एक सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि उसके लिए उसके जो डिक्री है, उसका जो क्लेम है, उसको मिलने के लिए उसको डिले हो जाएगा, पूरा ट्रायल ही डिले हो जाएगा, तो A, C और D के भी राइट्स अफेक्ट होंगे, उनको क्यों डिले करें, तो बी का ही अलग से केस डील कर सकते हैं। तो या तो ये कोर्ट ऑर्डर दे सकती है या फिर प्लेंटिफ को ही सारे प्लेंटिफ्स मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ बी को निकालो, हम तीनों अलग ज्वाइन होके हम तीनों तो अपना रिलीफ लेके और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाएंगे। तो ये हो गया 2। अब ये प्लेंटिफ की बात हो गई। अब सेम चीज़ 3A बोलता है डिफेंडेंट के बारे में कि कोई ऐसा डिफेंडेंट है जिससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके केस में और उससे डिले हो रहा है ट्रायल, तो उसको हटा के कोर्ट क्या कर सकता है, यहाँ डिफेंडेंट्स को चॉइस नहीं देगा, वो सिर्फ प्लेंटिफ को ही चॉइस देगा। डिफेंडेंट्स के लिए वो खुद ऑर्डर कर सकता है कि एक सेपरेट ट्रायल रन किया जाए फॉर अ डिफेंडेंट अगर उनके केस में डिले हो रहा है, तो जो कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के, जो भी उनके इंटरेस्ट में है वैसा ऑर्डर दे सकता है। देन अब 4 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कोर्ट में क्या बोलता है वो, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज। अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है ABCD अगर प्लेंटिफ है, ABCD प्लेंटिफ्स हैं 4, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि 3 लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, बी का इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बी फालतू में ही आ गया है, तो बी को कुछ ऐसा रिलीफ जैसा कोर्ट को लग नहीं रहा है देने का, तो क्या करेगा वो ACD को भी रिलीफ दे सकता है, बी को नहीं भी देना, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, ये कोर्ट के ऊपर है। और बी क्लॉज क्या बोल रहा है इसका सब रूल बी, कि अगर बहुत सारे डिफेंडेंट्स इन्वॉल्व हैं और कोर्ट को ऐसा लगता है कि या तो 2 ही डिफेंडेंट्स की लाइबिलिटी बन रही है, ये तो बाकी सारे डिफेंडेंट की तो कोई गलती ही नहीं थी, तो वो ऑर्डर दे सकता है अगेंस्ट जो भी 2 डिफेंडेंट्स हैं जिसके अगेंस्ट पे कोर्ट को लग रहा है उनके अगेंस्ट ऑर्डर दे सकता है, बाकी दोनों को रिलीफ दे सकता है। और अगर सारे प्लेंटिफ का रिलीफ अलग अलग है, क्लेम मतलब जो वो क्लेम कर रहे हैं वो अलग है, इसका 30 लाख है, इसका 40 लाख है, इसका 10 लाख है, तो उस हिसाब से अलग अलग दे सकता है, सबको सेम नहीं। और इसकी लाइबिलिटी अगर 5 लाख ही अराइज हो रही है तो इसको 5 लाख ही देगा, ऐसा नहीं कि सेम ही दे, तो वो कोर्ट के डिस्क्रिशन है। अब 5th क्या बोल रहे हैं, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ्स क्लेम्ड। अब देखो, अब मान लो कोई भी रिलीफ क्लेम किया किसी ने, अब एक पार्टी है उसने रिलीफ क्लेम किया कि मुझे इनसे कॉम्पनसेशन भी चाहिए, 1 सेकेंड, मुझे कॉम्पनसेशन भी चाहिए, मुझे इंजंक्शन भी लगाना है, और मुझे विद इंटरेस्ट जो भी रेंट है, जो आज तक प्रॉपर्टी पे रेंट लिया है वो भी चाहिए। तो अगर कोई भी डिफेंडेंट
इनमें से किसी भी रिलीफ का रिलीफ में इंटरेस्टेड नहीं। अब जैसे मान लो 3 डिफेंडेंट्स हैं, अब मान लो इसका कोई लेना देना ही नहीं है रेंट से, इसने तो रेंट लिया ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये रेंट का पार्ट नहीं बनेगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा ये वाला रिलीफ। तो यही बोल रहा है सेक्शन 5 कि डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीव्स क्लेम्ड। अगर ये जितने भी रिलीव्स क्लेम की हैं ज़रूरी नहीं है वो सब ही देने के लायबल हो। Then joinder of party liable on same contract. The plaintiff may at his option join as to parties of the same suit all or any of the persons severally, jointly or severally liable on or any one contract including parties to bills of exchange, hundies and promissory notes. अब ये भी जॉइंडर की बात कर रहा है कि प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकता है उसके ऑप्शन से, किसमें, अगर कोई एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई भी पार्टी सेवरली या जॉइंटली लायबल है रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इसके ऊपर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है और इसमें अगर पार्टीज जॉइंटली और सेवरली लायबल हैं तो प्लेंटिफ उस जो प्लेंटिफ्स हैं बाकी प्लेंटिफ्स उन्हें ज्वाइन कर सकता है। अब 7 पे आओ, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 6 वाला, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो व्हेन प्लेंटिफ इज इन डाउट कि फ्रॉम whom एड्रेस इज टू बी सॉट, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 10th वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 and 7 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 8 से फिर इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं, 8, 9, 10, ठीक है। तो हम ये डाउटफुल की 10 में भी बात करेंगे कि अगर प्लेंटिफ वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट, ठीक है, कि द पर्सन फ्रॉम whom he is entitled to obtain redress, he may join 2 or more defendant in order that the question as to which the defendant is liable. अगर प्लेंटिफ डाउटफुल है कि किससे उसे ऑब्टेन करना चाहिए, जो भी रिड्रेस है, जो उसका क्लेम है वो किससे ऑब्टेन होना चाहिए, तो सारे डिफेंडेंट को, 2 और मोर डिफेंडेंट को ला सकता है, सूट में ज्वाइन करा सकता है और डिटरमाइन करवा सकता है कि कौन सी डिफेंडेंट किस एक्सटेंट तक लायबल रहेगा, यही बोलता है 7th वाला, ठीक है। अब 8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 और 7 बस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 8 जो हमने 1 2 लेके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3A, 4 ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। 5, 6, 7 आर नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट बट यू कैन रीड इट वंस। 8 वाला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 9th इज इम्पॉर्टेंट एंड 10th इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो 8th वाला हम देखते हैं, इट्स अ लेंथियर वन, ठीक है। तो 1 person may sue or defend on behalf of all in the same interest। तो इसका सब रूल 1 क्या बोलता है, अगर न्यूमरस पर्सन है जिनका सेम इंटरेस्ट है, अब मान लो एक पूरी सोसाइटी है, उनको सेम किसी के ऊपर क्लेम करना है, बहुत सारे लोग रहते हैं उस सोसाइटी में, गोकुल धाम सोसाइटी है मान लो, ठीक है। अब उस सोसाइटी का, अब उन सबका एक स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन है, एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे उन्हें सबको कुछ अपने राइट्स क्लेम करने हैं, कोई रिलीफ क्लेम करना है, तो क्या उनका जो सेक्रेटरी है भीड़े, उसको बोल सकता है क्या सेक्रेटरी को कि आप हमारी तरफ से जाके केस लड़िए, तो हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे जनों पे एक पर्सन आके रिप्रेजेंट कर सकता है उनका केस, बहुत सारे जनों का केस, क्योंकि सब तो कोर्ट में नहीं आ सकते ना। तो 1 और मोर पर्सन में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट की परमिशन लेके क्या कर सकते हैं, स्यू भी कर सकते हैं और स्यूड भी हो सकते हैं, या तो वो डिफेंडेंट बन सकते हैं या प्लेंटिफ बन सकते हैं बहुत सारे जने,
ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं उनके बिहाफ पे। देन कोर्ट में डायरेक्ट दैट वन और मोर ऑफ सच पर्सन, या तो फिर कोर्ट भी बोल सकता है अगर ये इन सब ने अलग अलग एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करी अलग अलग, तो कोर्ट क्या बोलेगा, उनको बोलेगा कि आप अलग अलग क्यों फाइल कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट सेम है ना, सेम ट्रांजैक्शन है, सेम पार्टी है, आप क्या कर सकते हो, सब कंबाइन होके स्यू कर सकते हो या डिफेंड कर सकते हो किसी केस को ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन्स। तो आपको सबको आने की जरूरत नहीं है। द कोर्ट शैल इन एवरी केस वेयर अ परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन, अगर कोर्ट ऐसी परमिशन देता है कि आप सब कंबाइन होके केस लड़ सकते हो, तो वो क्या करेगा, एट द एक्सपेंस ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के एक्सपेंस से क्या करेगा, सबको नोटिस भेजेगा। ऐसा नहीं, अब देखो जैसे बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, अब इनका एक रिप्रेजेंटेटिव है एच, अब कोर्ट को नोटिस भेजना है, तो कोर्ट क्या सिर्फ एच को ही नोटिस भेजेगा क्या, जो भी समन भेजेगा नोटिस भेजेगा वो सिर्फ एच को ही भेजेगा क्या, नहीं, इनको भी तो पता होना चाहिए क्या चल रहा है। तो कोर्ट क्या करेगा, इन सबको इंडिविजुअली नोटिस भेजेगा, या फिर अगर इंडिविजुअली नहीं भेज पाया तो पब्लिक एडवर्टीजमेंट से इनके पास पहुंचाएगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो उनकी गलती, पर पब्लिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी कर सकता है कोर्ट। किसका नोटिस भेजेगा, ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का जो समन भेजते हैं, ऑर्डर 5 के अंडर जो समन भेजते हैं, इट शुड बी अकम्पनीड बाय द प्लेंट, प्लेंट के साथ भेजा जाएगा, ठीक है, टू ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड ईदर बाय पर्सनल सर्विस, और या तो इंडिविजुअली भेजेगा या बाय द रीजन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स क्या कर सकता है, पब्लिक एडवर्टीजमेंट भेज सकता है, जैसा कि कोर्ट डायरेक्ट करे। एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ फॉर हुज बेनिफिट सूट इज इंस्टीट्यूटेड may apply to the court to be party to the suit। अब अगर मान लो किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसे भी साथ में जाके, जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ में जाके उसको भी प्लेंटिफ बनना चाहिए या उसे भी डिफेंडेंट बनना है, उसको भी पूरे प्रोसीडिंग्स अपनी आंखों से देखनी है, तो वो ऐसा भी ऐड भी हो सकता है, जो भी प्लेंटिफ है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, उसको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे भी पार्टी ऑफ द सूट बनना है, ठीक है, ये सब रूल 3 में बोला है। देन नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन एनी सच सूट शैल बी अबॉन्डेंट। अब मान लो किसी भी सूट का विड्रॉल हो गया, मान लो पार्टी ने खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जो भी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था ना एच, और जो भी पार्टी थी डिफेंडेंट थी, मान लो डिफेमेशन का कोई केस है या कुछ भी कोई भी ऐसा छोटा मोटा केस है, तो उन लोगों ने खुद ही डिसाइड करा कि चलो हम विड्रॉ कर लेते हैं, मैं विड्रॉ कर लूँगा केस, आप तो इतना कॉम्पनसेशन मुझे दे दो। तो क्या सबको पता होना चाहिए क्या, ABCDEF जी को पता होना चाहिए क्या इस विड्रॉल के बारे में, तो हाँ उन्हें नोटिस, प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए और कोर्ट को मेक श्योर करना चाहिए कि सबको नोटिस पहुंचा है जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, और ये चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए कि ये विड्रॉल हो रहा है, ठीक है, और उनका कंसेंट होना ज़रूरी है सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ का। देन वेयर एनी सूट, एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग इन सच सूट डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलिजेंस इन द सूट और डिफेंस, अगर कोई पर्सन प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसके सब्स्टिट्यूट में किसी और पर्सन को प्लेंटिफ बना सकता है या डिफेंडेंट बना सकता है, रिप्लेस कर सकता है उस पर्सन को जिसका सेम इंटरेस्ट है। देन रूल 6 क्या बोलता है, डिक्री पास्ड इन सूट अंडर दिस रूल शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज ऑन हुज बिहाफ
और बेनिफिट द सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेंट। अब कोई भी अगर डिग्री पास हुई वो बाइंडिंग होगी सब पे जिसके बेनिफिट में वो पास हुई है या जिन्होंने सूट इंस्टीट्यूट करवाया या डिफेंड करवाया है। अब सारे एक बार देख लेते हैं। 1 क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे पर्सन्स मिलके स्यू कर सकते हैं या स्यू हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है कि बहुत सारे जने मिलके डिफेंड कर सकते हैं। कोर्ट परमिशन दे, ए में पर्सन जो है वो खुद डिसाइड करते हैं कोर्ट के परमिशन से, और बी में कोर्ट ऑर्डर देता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी ज्वाइन होने की बात, साथ में कंबाइन होने की बात। देन नोटिस जाएंगे पार्टीज को। जब सूट इंस्टीट्यूट होगा तो प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे फिर नोटिस जाएगा। अगर पार्टीज आएंगी कोर्ट के पास जॉइंटली, फिर उसके बाद क्या होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा, नोटिस जाएगा पार्टीज के पास कि आपके ऊपर ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ है विथ अलॉन्ग विथ प्लेंट। देन एनी पर्सन, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है 3, कोई भी पर्सन अगर पार्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ खुद भी एक पार्टी बनना चाहता है, खुद भी रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। देन अगर सूट विड्रॉ हुआ तो फिर सारी पार्टीज के पास नोटिस जाएगा। 4th बोल रहा है ये। अगर किसी ने ड्यू डिलिजेंस नहीं दिखाई तो पार्टीज सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकता है कोर्ट। 5 बोल रहा है ये। देन 6 क्या बोल रहा है, जो भी ऑर्डर आया वो बाइंडिंग होगा। अब 8A क्या बोलता है, पावर देता है कोर्ट को कि वो किसी भी पर्सन को परमिट कर सकता है कि वो भी प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले अगर कोई भी डायरेक्टली या सब्सटैंशियली अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन इशू है और वो पर्सन उसमें इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड पार्टी है, तो क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को अलाउ कर सकता है टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन। देन 9 बात करता है, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर की, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पर इसमें एक बात लिखी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर नॉन जॉइंडर नेसेसरी पार्टी है तो क्या होगा, सूट डिसमिस हो जाएगा। नेसेसरी पार्टी अगर नॉन जॉइंडर है, ज्वाइन नहीं किया है नेसेसरी पार्टी ने, तो सूट क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा। बट नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय द रीजन ऑफ मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। कोई भी सूट अगर मिस जॉइंडर की वजह से कि गलत पर्सन ने ज्वाइन कर लिया, सॉरी ये सूट डिसमिस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर किसी पार्टी ने नहीं ज्वाइन किया, मान लो प्रॉपर्टी और टेनेंट ने नहीं ज्वाइन किया, तो उस बेसिस पे थोड़ी ना डिसमिस कर सकते, वो तो नेसेसरी पार्टी ही नहीं थी ना, तो उस बेसिस पे डिसमिस नहीं हो सकता। बट अगर कोई भी नेसेसरी पार्टी ने ज्वाइन नहीं किया हो तब हो सकता है डिसमिस के। देन no suit shall be defeated by the reason of misjoinder and non-joinder of the party. The court made every suit deal with the matter in controversy regards to the right and interest of parties actually before it. तो कोर्ट क्या करेगा, जो पार्टीज हैं उनके राइट्स और जो भी कंट्रोवर्सी है उनके राइट्स और इंटरेस्ट को लेके उसको सुनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मिस जॉइंडर ऐड हो गए, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। देन सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिव। अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है रॉन्ग प्लेंटिव की तरफ से, या फिर कोर्ट डाउटफुल है कि प्लेंटिव राइट प्लेंटिव कौन है, तो अगर सूट ऐसा इशू हुआ है किसी रॉन्ग प्लेंटिव की तरफ से, या फिर अगर कोर्ट डाउटफुल है कि कौन राइट प्लेंटिव है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग के क्या कर सकता है, किसी भी सब्स्टिट्यूट पर्सन को ऐड कर सकता है या फिर किसी भी पर्सन को सब्स्टिट्यूट रख सकता है। अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये बोनाफाइड मिस्टेक है, एक जेन्युइन मिस्टेक है एंड रियल मैटर ऑफ डिस्प्यूट के लिए ज़रूरी है उस पर्सन का टू बी एडेड एज प्लेंटिव, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट करती हूँ, रूल 1 सब रूल 1, रूल 10 का सब रूल 1 क्या बोलता है कि अगर कोर्ट डाउटफुल है एज टू कौन राइटफुल पार्टी है
राइटफुल किसका क्लेम जाना चाहिए? एक्चुअली उस प्रॉपर्टी का राइटफुल क्लेमेंट कौन है? अगर कोर्ट इसी के बारे में डाउटफुल है तो वो क्या कर सकता है? अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये बोनाफाइड मिस्टेक है और किसी और पर्सन को ऐड कर लिया गया है, इंस्टीट्यूट कर लिया गया है, सूट में किसी और पर्सन को प्लेंटिफ बना दिया गया है और ये जेन्युइन मिस्टेक है, बोनाफाइड मिस्टेक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? किसी और पर्सन को उसके सब्स्टिट्यूट में या तो ऐड कर सकता है या अलग से ऐड कर सकता है एडिशनल पार्टी टू द सूट, ठीक है, एट एनी स्टेज। देन कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज। अब कोर्ट क्या कर सकता है? एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग क्या कर सकता है? या तो कोई एप्लीकेशन दे कि इस पार्टी को भी ऐड होना है, जैसा हमने अभी 8 में देखा कि पार्टी ऐड होने का क्या कर सकती है? एक रिटन एप्लीकेशन दे सकती है कि मुझे भी ऐड करो। तो ऐसे ही अगर पार्टी ने एप्लीकेशन दी तो कोर्ट ऐड कर सकता है या फिर नाम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, या तो सुओ मोटो, या तो खुद से ही कर देगा, या फिर अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी करेगा। सच टर्म एज में अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट, या तो टर्म्स एंड कंडीशन रख देगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है ऐड करने के लिए जो उसे ठीक लगे, या फिर किसी का भी नेम स्ट्रक आउट कर सकता है अगर कोई भी इम्प्रॉपरली जॉइंड है, या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, या ज्वाइन करा सकता है किसी भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का को, टू सेटल ऑल द क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द सूट। अब कोई भी पर्सन को ऐड नहीं करा जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, या फिर अगर प्लेंटिफ के साथ कोई उसका नेक्स्ट फ्रेंड मतलब अगर प्लेंटिफ केपेबल नहीं है, उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड या तो माइनर है, उसका कोई गार्जियन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके कंसेंट के बिना नहीं ऐड कर सकते प्लेंटिफ, और उसके नेक्स्ट फ्रेंड की कंसेंट लेनी ज़रूरी है। तो अगर न्यू डिफेंडेंट ऐड हुआ है, कोर्ट ने अगर न्यू डिफेंडेंट ऐड किया है तो क्या करेगा? प्लेंट में जो है वो अमेंडमेंट होगा प्लेंट में, और जो भी अमेंडेड कॉपीज़ है ना वो सब डिफेंडेंट को जाएगी, जो भी ओरिजिनल डिफेंडेंट है ना उनके पास जाएगी कि अब जो भी अमेंडेड प्लेंट है वो उनको सर्व होगी उनकी कॉपीज़ एट द एक्सपेंस ऑफ ऑब्वियसली प्लेंटिफ। अब रूल 5 क्या बोल रहा है? सब रूल 5 कि अगर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी डिफेंडेंट जो ऐड हुआ है, अगर डिफेंडेंट नया ऐड हुआ है उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स कब इनिशिएटेड मानी जाएंगी? जब सर्विस ऑफ समन होगा। तो इशू और सर्विस ऑफ समन में क्या डिफरेंस है? इशू मतलब जब कोर्ट ने इशू किया, सर्विस मतलब जब उसके पास डिलीवर हो गया। तो जब उसके पास समन की कॉपी जब डिलीवर हो जाएगी ना विद अलॉन्ग विद द प्लेंट की अमेंडेड कॉपी विद समन, जब उसके पास डिलीवर हो जाएगा तब से माना जाएगा कि प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट इनिशिएट हो चुकी हैं। 10A क्या बोलता है? कोर्ट को एक पावर देता है टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस एनी इंटरेस्ट। अगर कोई भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है कोर्ट के डिसीजन से किसी पार्टी का, तो प्लीडर को ये डिस्क्रिशन देता है, कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप कुछ भी उस जो डिसीजन है कोर्ट का उसके अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, या उसके फेवर में अगर इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो बोल सकते हैं। देन 11 क्या बोलता है? कंडक्ट ऑफ सूट कोर्ट किसी को भी दे सकता है, किसी भी पर्सन को जो उसे प्रॉपर लगता है उस सूट को कंडक्ट करने के लिए, जो भी प्रॉपर पर्सन लगता है उसे दे सकता है। 12 क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो ऑथराइज करता है किसी अदर पर्सन को टू अपीयर ऑन हिज बिहाफ एंड प्लीड, तो वो ऐसा कर सकता है, किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। तो अगर एक केस में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स या प्लेंटिफ हैं, तो अगर किसी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को ऐसा लगता है कि वो अपीयर नहीं हो सकता, तो वो किसी और प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को बोल सकता है कि वो उनके बिहाफ पे अपीयर हों, और ये अथॉरिटी जो दी जाएगी ना ये रिटन और साइंड होनी चाहिए उस पार्टी की तरफ से जो डिफेंडेंट या प्लेंटिफ उसको अथॉरिटी को दे रहा है। देन ऑब्जेक्शन एज टू
नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। तो अगर कोई भी नॉन जॉइंडर है या मिस जॉइंडर है तो इसका ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी दे देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी पर्सन ने ज्वाइन नहीं किया और बाद में जब डिसीजन हो गया है कोर्ट का उसके बाद आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे ये पार्टी तो रह गई, अब इनका क्लेम के लिए वापस सूट फाइल करो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी आ जाना चाहिए कोर्ट के पास कि अगर कोई पार्टी रह गई है उन्हें ऐड करने का कोर्ट के पास पावर होता है किसी भी पार्टी को ऐड करने का बिफोर द प्रोसीडिंग्स, या फिर कोई अगर गलत पार्टी है उनको स्ट्राइक आउट करने का। अनलेस कोई और ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन अराइज हुआ है और उस ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन के बेसिस पे कोई और पार्टी ऐड हो रही है तो फिर तब बाद में भी हो सकती है ऐड। और अगर नया ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो अगर उसमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है कि इस पार्टी को ऐड करना चाहिए, मिस जॉइंडर गलती से आ गया है, तो फिर वो ऑब्जेक्शन वेव माना जाएगा। So this is it for today. See you in the next video.